नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वी मैत्री त्रिपाठी और गुजरात में चुनावी डांडिया जारी है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, पल पल का अपडेट देंगे। मेरे साथ पैनल पे वरिष्ठ पत्रकार और लीडर्स जुड़े हुए, उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ के शर्मा है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, आलोक शर्मा है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, जयशंकर गुप्ता है सीनियर जर्नलिस्ट, और साथ ही निर्मल पाठक सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। इनसे विश्लेषण लेंगे, देखेंगे, चर्चा करेंगे कि आज कैसा माहौल गुजरात में पहले फेज के इलेक्शन में बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जो अलग अलग जगहों से आ रही है। 89 सीटों पर चुनाव जारी है। विजय रूपाणी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। राजकोट वेस्ट उनकी सीट है। तगड़ा मुकाबला माना जा रहा है, हालांकि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जीतू भाई वाघानी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। भावनगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन इस बार क्या होगा? पिछले इलेक्शन में काफी कम मार्जिन से वो जीते थे, इस बार क्या वो मार्जिन बढ़ेगा या घट जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, या वो हार जाएंगे। सूरत, भावनगर, राजकोट, भरूच, ये 4 सीटें बहुत अहम सीटें। सूरत की 12 सीटें बीजेपी का गढ़, लेकिन इस बार डायमंड सिटी किस तरह से वोट करने वाली है, इस पर नजर बनी हुई है। भावनगर, यहां पर क्या होगा, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। राजकोट जो कि बीजेपी का गढ़ है, यहां पर भी लोगों ने जोर शोर से मतदान किया है। सुबह से भी यहां पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोगों में काफी उत्साह है वोट कास्ट करने को लेकर। भरूच जो कि अहमद पटेल यहां से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, यहां पे क्या मिजाज है लोगों का, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जोर शोर से लोग मतदान कर रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता अर्जुन मोढवाडिया साहब हैं। मोढवाडिया साहब, कहीं न कहीं इस बार चुनाव में कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज दिख रही है, क्या कारण है इसका? बेस्ट फुट फॉरवर्ड राहुल गांधी भी दे रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, भाजपा साख बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। देखो, ये सभी चुनावी मुद्दा और चुनाव की रणनीति पॉलिटिकल पार्टियों की नहीं चलती जब जनता ने अपनी रणनीति तय कर दी है। जनता की रणनीति इस दफा यह है, बहुत हो चुका, 22 साल भाजपा ने शासन किया, हर दफा नकली मुद्दा उठाया, झूठ बोले, आपके अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, किसानों को 1.5 गुना उसका जो उत्पादन है उसका दाम देंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, भ्रष्टाचार नाबूद करेंगे, सुशासन देंगे। लेकिन 22 साल में तो कुछ किया नहीं आपने। यहाँ एक नया इरिगेशन का बांध नहीं बना 22 साल में। नर्मदा का 80% काम कांग्रेस ने पूरा कर दिया था। वो कैनालों का काम रहा जो था थोड़ा सा, वो भी वो कर नहीं पाए, 10% उनका लाभ मिल रहा है। गुजरात में जो शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी बनी, वो सभी कांग्रेस के वक्त में बनी। उसमें आगे बढ़ाने की बात दूर रही, वो बंद करने का काम भाजपा ने किया। सरकारी अस्पताल जितनी भी बनी है वो कांग्रेस के शासन में बनी, भाजपा ने उसको बंद करने का काम किया है। नया एक भी बंदरगाह नहीं बना, नया एक फिशरीज टर्मिनल नहीं बना, एक नया एयरपोर्ट नहीं बना, एक नई इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं बनी, तो भी कहते कि हम विकास किया है। तो जनता चाहती है कि सबूत लाइए, कौन सा विकास आपने किया। अगर इतना आत्मविश्वास है कांग्रेस को, फिर पाटीदार के नेताओं की आपको मदद क्यों जरूरत आन पड़ी? क्या पाटीदार नेता है वो पाकिस्तान से आते हैं? आज तक वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तो उसको अच्छा लगता था। आज पाटीदार वर्ग है वो कांग्रेस के साथ आए तो उसमें बीजेपी को आपत्ति क्यों है? उनको अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि सिर्फ पाटीदार ही नहीं, ये दलित उससे क्यों दूर हुए, आदिवासी क्यों दूर हुए, व्यापारियों क्यों दूर है, युवा उससे क्यों दूर भाग रहे हैं? रीजन क्या है, उसको आत्मखोज करना चाहिए। हम तो ये जनता का हिस्सा है, युवा भी जनता का हिस्सा है, दलित भी जनता का हिस्सा है, ये जो पाटीदार है वो भी जनता का हिस्सा है। हार्दिक पटेल फैक्टर आपको लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में काम करेगा? हार्दिक पटेल युवाओं का नेता है और वो युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हार्दिक पटेल अपने आप नेता नहीं बना, युवाओं ने उसको जो बेकार युवा थे जिसके पास जॉब नहीं थी, उन्होंने उनको नेता बनाया। एक रंग ये भी है, स्वामीनारायण संप्रदाय के संत जो हैं वो वराछा इलाके में अपना वोट देने पहुंचे हैं। क्या इस बार चुनाव में खास रहा? इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा प्रचार हुआ
और लोग भी जागरूक हुए हैं। इस प्रचार में कुछ काम की बातें हुई हैं कि सिर्फ वोट लेने की बातें हुई हैं? जो काम करते हैं उसने काम की बात की है, जो वोट लेने के लिए आते हैं उसने वोट की बात की है। वोट की बात हुई है कि काम की बात हुई है? बस स्वामी जी ने जो बताया, जिसको जो काम करना था वो काम करेंगे, जिसको जो वोट की बात करना वो वोट की बात कर रहे हैं। मुद्दे क्या रहेंगे स्वामी जी जब आप वोट देने जाएंगे, तो मुद्दे क्या आपके दिमाग में रहेंगे? मुद्दे रहते जो देश का भला करेंगे, जो देश का विकास करेंगे और जो नागरिक के लिए अच्छा सुविधा देंगे वो आगे बढ़ जाएगा। जब भी चुनाव आने लगता है तो राम मंदिर का मुद्दा जो होता है वो उछलकर सामने आता है। आपको लगता है कि चुनाव के दौरान राम मंदिर की बात करना जायज है? राम मंदिर जब बनेगा ना तब मालूम पड़ेगा। और मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी मुद्दा तो अच्छा है ना वोट लेने के लिए, हिंदू चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, वोट लेने के लिए मुद्दा होना चाहिए। मुद्दे के बिना वोट लोग देते नहीं है। स्वामीनारायण संप्रदाय के लोगों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या चाहते हैं वो लोग? देश में किस तरीके का, कोई गुजरात में पिछले 22 सालों में जो सरकार है वो ठीक है या फिर बदलाव का मन बना रहे हैं आप लोग क्या सोचते हैं? तो हम तो जो सोचते हैं कि देश के लिए अच्छा करते, हिंदुत्ववादी है और विकास जो करते हैं उसके लिए हम अच्छा ही सोचते हैं। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। चलिए ठीक है, तो ये सूरत के चुनाव का एक रंग ये भी है। स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उनका साफ कहना है कि जो भी देश के लिए सोचेगा, हिंदुत्व के लिए जो सोचेगा उसके तरफ इनका मत जो है वो जाएगा। कैमरामैन गणेश डुंडाले के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, सूरत। सबसे पहला सवाल मेरा जो है वो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन से है, के शर्मा साहब से। के शर्मा साहब, अलग अलग जगहों पे लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ये हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। केंचो, क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है, कैसे हैं आप? देखिए मैथिन जी, जितने भी रिपोर्ट दिखाए, मैं आपके साथ ही देखा है ये सारे रिपोर्ट्स, और आप स्वयं इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि गुजरात की जो जनता है वो किस तरह से विकास के प्रति जो है अपना रुझान व्यक्त कर रही है। और मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि देखिए, गुजरात में हम जो है चुनाव विकास के एजेंडे पर लड़ रहे हैं, विकास किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, और गुजरात की जनता हमारे विकास के प्रति जो है अपना समर्थन व्यक्त कर रही है, और आने वाले समय के लिए भी वो हमें इसी के लिए मतदान अपना मत देगी, निश्चित तौर पर देगी, और भारी बहुमत से हम गुजरात में जो है पुनः सत्ता में वापसी करेंगे और गुजरात की जनता के विकास के लिए ही आगे काम करें। लेकिन शर्मा साहब, ये बताइए कि आप हालिया दिनों में जिन चीजों को विकास का नाम दे रहे हैं, मैं पूरे 22 सालों की बात नहीं कर रही हूँ, इस साल की भी बात कर रही हूँ, जैसे जीएसटी की बात कर रही हूँ, जो रिफॉर्म्स हुए उनकी बात कर रही हूँ, इन्हीं को लेकर कांग्रेस और विपक्ष आपको लगातार घेर रहा है कि यही चीजें आपको प्रॉब्लम में डालने वाली हैं। देखिए मैथिन जी, और ये इसलिए भी रेलेवेंट है क्योंकि हम सूरत की बात अभी कर रहे थे। बिल्कुल मैथिन जी, देखिए विपक्ष का कार्य ही है कि वो जो है हमें हमारी खामियों को दर्शाए, और वो उसको दर्शाना भी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि नोटबंदी के बाद भी चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद आम जनता ने वो अपना मत दिया है और हमको नोटबंदी के बाद हमें समर्थन मिला है। जीएसटी के बाद भी चुनाव हुए हैं, जीएसटी के बाद भी जो अभी चुनाव हुए उसमें भी जनता का मत हमें मिला है, और उसमें सारे वर्ग के लोग, व्यापारी हों, उपभोक्ता हों, सभी वर्ग के लोगों का जो है उसमें मतदान हुआ है, और वो सबने हमको अपना समर्थन पुनः दिया है। तो मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आखिर देखिए प्रश्न ये है, सरकार जो होती है उसकी नीयत क्या है। नीति तो नेतृत्व भी एक देखा जाता है, नीति भी होती है, और नीयत क्या है, और नीयत के प्रति जो है जनता का एक दृष्टि होता है, और वो समझती है कि यदि सरकार की नीयत सही है तो इसका मतलब है कि ये सरकार काम करने वाली है। और ये निश्चित तौर से हमें जो जन समर्थन जीएसटी के बाद मिले, जो नोटबंदी के बाद मिले, वो हमारे नीति, नेतृत्व और हमारी नीयत सर, लेकिन गुजरात में तो आप पता चलेगा ना कि डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी या जीएसटी का क्या असर हुआ, क्योंकि सूरत जैसे शहरों की जब हम बात करते हैं, बिजनेस रिच इन शहरों की जब हम बात करते हैं, तो छोटे व्यापारी कैश में ही डील करते थे, उनके ऊपर क्या असर पड़ा, ये अब हम देखने वाली बात होगी। आलोक जी से सवाल लेना चाहूंगी। एक शब्द कह दूं मैथिन जी, आपने सूरत की चर्चा की, सूरत में यदि व्यापार है तो वैसा ही व्यापार कानपुर में भी है, वैसा ही व्यापार लखनऊ में भी है, वैसा ही व्यापार वाराणसी में भी है, वैसा ही व्यापार आगरा में भी है। हर जगह व्यापारी हैं,
हर जगह जो है उपभोक्ता है, और उन लोगों का भी अपना जिस ढंग से सूरत के व्यापारी हैं, जो समस्याएं उनके सामने रही होंगी उनके सामने, यानी कि आपको बिल्कुल संशय नहीं है कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के निर्णय को गुजरात में सकारात्मक तरीके से नहीं लिया गया होगा, आपको ऐसा नहीं लगता? व्यापारी अच्छी तरह से समझते हैं। नहीं, हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि कुछ भी जो छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, जो हमारे सामने आएंगी, हम समय समय पर उसका निदान करते रहेंगे, और हमने किया वो सारे निदान भी। यदि कुछ समस्याएं आई हैं तो उसका समाधान भी किया। ठीक है। आलोक जी, आप क्या कह रहे थे? देखिए, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से समस्याओं का निदान कर दिया, खाखरा और फाफड़ा पर से जीएसटी कम कर दिया, बाकी सब समस्याएं आई हुई हैं, उनका कोई महत्व नहीं। नोटबंदी और जीएसटी इनके लिए बिल्कुल सितारे हैं और उसी पर वोट मांगनी चाहिए। मोदी साहब को कहना चाहिए था, मैंने नोटबंदी की है, मुझे वोट दो, मैंने जीएसटी का बेड़ा गर्क किया, मुझे वोट दो। इन्होंने कहा नियत की बात आप ट्राइबल्स से पूछिए वहां पर जाकर कि ट्राइबल्स की सारी जमीन एक्वायर करके अडानी और तमाम भाइयों को दे दी इन्होंने, और उनका मुआवजा के लिए आज तक भटक रहे हैं वो। दूसरा शब्द इन्होंने कहा नीति बहुत अच्छी है। जिस समय इनकी सरकार आई थी 9,000 करोड़ रुपए गुजरात के ऊपर कर्ज के रूप में था, 2.5 लाख करोड़ रुपए गुजरात के ऊपर है, 37,000 रुपया प्रति गुजराती के ऊपर कर्ज है। ये इनकी नीयत और नीतियां हैं। आज हालात जो हैं, आप देखिए कि वहां पर एक हॉस्पिटल का नाम बता दें। सर, इतने मुद्दे हैं आपके पास, इतने आंकड़े हैं आपके पास, लेकिन फिर भी अहमद पटेल ये क्यों कह रहे हैं कि हाँ हम 110 जीतेंगे? आंकड़ों में भी वो बीजेपी से कम है, कम से कम ये अनुमान में तो ज्यादा बोल सकते थे। बिल्कुल, हम झूठ बोलने में, सपने दिखाने में, जुमले छोड़ने में बहुत पीछे और पीछे ही रहना। सर, लगता है यूपी इलेक्शन भूल गए आप बहुत जल्दी। फिर वही बात, यूपी इलेक्शन कभी भी नोटबंदी पे नहीं लड़ा गया। अगर नोटबंदी पे चुनाव होता तो गोवा क्यों हार गए? एक मिनट मैम, गोवा क्यों हार गए? पंजाब क्यों हार गए? बिहार क्यों हार गए? साहब अभी तक बीच में नहीं बोला, बीच में मैं नहीं बोला, मुझे सुन लीजिए। मुझे केवल एक बात बता दीजिए, इतना अगर विकास किया था, मोदी जी का सारा मंत्रिमंडल वहां 3 महीने से क्यों बैठा है? 250 सांसद वहां गली गली क्यों? मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि मोदी साहब के कौन से भाषण में कौन सा विकास आया? सीडी के चक्कर में विजन डॉक्यूमेंट नहीं आया और विजन डॉक्यूमेंट से सीएम गायब हो गए। नहीं, ये सर आप मुझे बताइए, पूरे 2 घंटे की डिबेट में सीएम का कोई नाम नहीं लेता कि सीएम। अच्छा सर, ये लेकिन एक सवाल तो बनता है। नहीं, आप मुझे केवल बताइए, विकास हुआ, 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, वो नहीं दिख रहा है। शर्मा जी, ये बताइए, पिछले इलेक्शन में भी 1 हफ्ता पहले मैनिफेस्टो आ गया था। इस बार जो अंदर बातें चल रही थी वो ये कि हमारा जो न्यू इंडिया का विजन है उसी तर्ज पर सारे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो फिर इतना लेट किया गया, उसके बाद अचानक एक दिन पहले विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र जारी हुआ, और उसमें भी अरुण जेटली साहब ये कह रहे थे कि अब कल दूसरा जारी होगा जो यही होगा, लेकिन उसमें तस्वीरें होंगी। ये करने का क्या मतलब था? अंतिम बात, तो फिर तो आपने कांग्रेस को सही साबित कर दिया ना कि उन्होंने जब आपसे ये आप पर ये आरोप लगाया कि भाई इस बार आपका संकल्प पत्र कहाँ है, तब आपने आपकी नींद खुली और आपने जारी किया। उस विजन डॉक्यूमेंट में पिछले विजन डॉक्यूमेंट के सारे कट एंड पेस्ट हैं। अच्छा, ये भी है, क्योंकि रातों रात और कुछ कर नहीं सकते। जल्दी से उसके बाद मुझे बीजेपी का केवल टेलीविजन चल रहा, बाकी विजन गायब हो गया। ये कांग्रेस का काम है बेवजह आरोप लगाना, भाषण फुल है और बाकी सब फुल है। मैत्री जी, आपको टेलीविजन चल रहा, जवाब दे दूं, जिता रखा, ये बोलने तो दे मुझे। मैं तुरंत वापस आ रही हूँ के शर्मा साहब, आपका जवाब जरूर लूंगी यहाँ पर।